नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। मंजिल की फिक्र नहीं, रास्तों से करार रखना और अपनी मंजिल को लेकर लक्ष्य बरकरार रखना। गिरोगे उठोगे फिर गिरोगे, घबराना मत, फिर से उठना और चल देना, अपना हौसला बरकरार रखना। जीवन में कई बार ऐसी अवस्थाएं आती हैं जब व्यक्ति को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो हिम्मत हार कर बैठ जाता है और उन विकल्पों की तरफ देखता भी नहीं है जो उसको समस्या के समाधान की तरफ ले जाते हैं या समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस रोग के बारे में। आर्थराइटिस के कई रूप हैं और कई तरह से ये लोगों को प्रभावित करता है। बहुत से लोग जब उनको इस तरह की समस्याएं आती हैं, यानी जब आर्थराइटिस के लक्षण नजर आने लगते हैं, चलने फिरने में समस्या आती है, तो वो ये मान लेते हैं कि अब जीवन में आगे कुछ नहीं हो सकता और क्रियाएं करना बंद कर देते हैं या फिर यहाँ वहाँ जाकर कुछ आसान विकल्प अपनाने की कोशिश करते हैं। आवश्यकता है कि यदि आर्थराइटिस रोग हो गया है तो उसका सही प्रबंधन किया जाए। किस तरह की फिजियोथेरेपी और दूसरी थेरेपीज की सहायता से, दवाओं की सहायता से और सही इलाज करवाने से आर्थराइटिस रोगी के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, ये जान लेंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि दरअसल आर्थराइटिस क्या अवस्था है और क्या होता है इसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर। आर्थराइटिस रोग काफी लोगों को प्रभावित करता है। इसके कई रूप हैं और इसके कारण होने वाली जटिलताएं भी अनेक हैं। आर्थराइटिस रोग के विषय में जागरूकता आवश्यक है और इसी उद्देश्य से हर वर्ष 12 अक्टूबर को विश्व आर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। आर्थराइटिस कई प्रकार की हो सकती है और इसका प्रभाव भी अलग अलग लोगों में अलग हो सकता है। आर्थराइटिस के कारण जोड़ों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से रोगी को चलने फिरने में परेशानी होती है। आजकल की जीवन शैली में शारीरिक श्रम में कमी और गतिहीनता का प्रभाव शरीर के सभी अंगों और विशेष रूप से हड्डियों और मांसपेशियों पर पड़ता है। आर्थराइटिस अनेक प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। आर्थराइटिस के कई प्रकार होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस इसके आम प्रकार हैं। सबसे अधिक उम्र के साथ होने वाली आर्थराइटिस यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस लोगों को प्रभावित करती है। इसका प्रभाव जोड़ों, विशेष रूप से कूल्हे, गर्दन, घुटने, पीठ व निचले हिस्से के जोड़ों पर होता है। इससे प्रभावित होने पर हड्डियों का कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो जाता है और नष्ट होने लगता है। कार्टिलेज हड्डियों की सतह पर मौजूद सॉफ्ट टिश्यू या एक तरल पदार्थ होता है जो आर्थराइटिस के कारण पतला और खुरदरा होने लगता है। इसकी वजह से हड्डियों के सिरे पर मौजूद कुशन कम होने लगता है और हड्डियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं। आर्थराइटिस के लक्षण उसके प्रकार पर निर्भर करते हैं। आमतौर पर इसमें दर्द, अकड़न, ऐंठन, सूजन, हिलने चलने फिरने में समस्या आ सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ होने वाला रोग है। भारत में ऑस्टियोआर्थराइटिस आमतौर पर 55 से 60 वर्ष की आयु में देखा जाता है, लेकिन आजकल कम उम्र के लोगों में भी इस प्रकार का आर्थराइटिस देखा जा रहा है। वहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्व प्रतिरक्षित रोग है, जिसमें सिर्फ जोड़ ही नहीं बल्कि शरीर के अन्य अंग भी प्रभावित होते हैं। इसमें जोड़ों व अंगों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। कम आयु की महिलाएं इस प्रकार के आर्थराइटिस से अधिक प्रभावित होती हैं। यदि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज सही समय पर न हो तो जटिलताएं बढ़ सकती हैं और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आर्थराइटिस सिर्फ वयस्कों और वृद्ध लोगों को ही नहीं, बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है। बच्चों में इसके प्रकार और प्रभाव अलग होते हैं। बच्चों को आने वाले जीवन में कई प्रकार की जटिलताएं हो सकती हैं, इसलिए आवश्यक है कि आर्थराइटिस होने पर उसका सही उपचार करवाया जाए।
आर्थराइटिस के रोगी को चलने फिरने में समस्या होती है, जिससे दैनिक कार्य प्रभावित होने लगते हैं। यदि आर्थराइटिस जैसे कोई भी लक्षण हो तो आवश्यक है कि उसकी जल्द पहचान कर सही उपचार करवाया जाए। सही इलाज से आर्थराइटिस से होने वाली जटिलताओं को काफी हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है और रोगी के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। आर्थराइटिस के लक्षणों के प्रति सतर्क रहें और कोई भी लक्षण होने पर विशेषज्ञ से परामर्श लें और जानें कि कहीं ये आर्थराइटिस रोग तो नहीं है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। किस प्रकार से आर्थराइटिस से प्रभावित व्यक्ति के जीवन को सरल और सुगम बनाया जा सकता है और कैसे इस समस्या की संभावना को कम किया जा सकता है, कौन से इलाज के विकल्प उपलब्ध हैं और कब एक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी, एडिशनल प्रोफेसर र्यूमेटोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर चंद्रशेखर यादव, चेयरमैन ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट फ्रॉम प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और किस तरह की क्रियाएं और फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपके लिए लाभकारी हो सकती है आर्थराइटिस की अवस्था में, ये बताने वाली हैं शैलेंद्री दास, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आर्थराइटिस की समस्या बहुत ही आम है और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से लोग हैं जो इसे मामूली जोड़ों का दर्द समझकर लापरवाही करते हैं या उन्हें लगता है विशेषज्ञ को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कोई सरल उपचार उनके जीवन को बेहतर बना सकेगा। लेकिन यदि लक्षण हो रहे हैं तो विशेषज्ञ को दिखाना भी आवश्यक है और इसका सही उपचार लेना भी। इससे संबंधित जानकारी हम आपको टोटल हेल्थ के माध्यम से दे रहे हैं। इससे संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हैं या फिर कोई समस्या जिसका समाधान आप चाहते हैं तो आप हमारे इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23387031 और 23097655। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या है यह अवस्था और किस तरह से होता है इसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन पर। सबसे पहले डॉक्टर उमा कुमार, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब भी आर्थराइटिस का जिक्र आता है कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति है और कौन से चैलेंजेस आपको लगते हैं जो बाधा बनते हैं किसी भी व्यक्ति के विशेषज्ञ तक पहुंचने में और इलाज में विलंब होने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बाधा जो आती है वो है लोगों में आर्थराइटिस के बारे में जानकारी कम होना। तो उसमें होता क्या है कि वो सोचते हैं कि गठिया की प्रॉब्लम है और सिर्फ जोड़ों तक रहेगी, हम दर्द की गोलियां खाते रहें ठीक रहेंगे और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि आज के टाइम में अगर किसी को गठिया है तो उसका इलाज पूरी तरह संभव है और वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है और उसको कभी भी ज़िंदगी में अपने जोड़ बदलवाने की ज़रूरत ना पड़े, ये संभव है। इसके अलावा जो और मिसकंसेप्शंस हैं कि कुछ खाना खाने से जो है वो गठिया होता है तो वो खाने में परहेज करने लगते हैं और न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड हो जाते हैं। इसके अलावा जो घर के लोग हैं, क्योंकि जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं वो महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होती हैं और आप जानते हैं कि महिलाओं पर जो अटेंशन मिलना चाहिए उनको बीमारियों के दौरान वो उनको घर में भी नहीं मिल पाता और वो खुद भी इग्नोर करती रहती हैं, बताती नहीं, उसको आम परेशानी मानकर घर में बैठ जाती है। तो ये कुछ चुनिंदा कारण है जिनकी वजह से मरीज को डॉक्टर तक पहुंचने में देर होती है। और इसके अलावा लोगों में ये जानकारी भी नहीं है कि जो गठिया का इलाज है वो रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है और ऐसे रूमेटोलॉजी नाम की कोई स्पेशलिटी भी है। ये सच है कि ये यंग स्पेशलिटी है और डेवलप कर रही है इंडिया में अभी, लेकिन अगर किसी की जो पहुंच है वो रूमेटोलॉजिस्ट तक नहीं है तो एटलीस्ट फिजिशियन तक जाकर अपनी परेशानी जरूर बयान करें। जी डॉक्टर चंद्रशेखर, जब बात आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, क्योंकि बहुत ही आम है वृद्ध लोगों में, बढ़ती आयु के लोगों में, और आजकल जिस तरह का सिडेंट्री लाइफस्टाइल है उसकी वजह से काफ़ी हद तक हमारे जोड़ों पर, मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। कितनी आवश्यकता है सभी को इसके लिए जागरूक होने की, क्योंकि बहुत से लोग जो अक्सर व्यस्त रहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अलग से व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। कौन से कारक हैं
जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना को किसी भी व्यक्ति में बढ़ा सकते हैं? देखिए, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको डॉक्टर उमा ट्रीट करती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में यही कॉमन है। अब मैं कह सकता हूँ मोर देन 90%, वो भी कम बोल रहा हूँ, और भी ज़्यादा होगी। और वो भी महिलाओं में ही ज़्यादा होती है, और वो काफ़ी हद तक आपके हाथ में होता है। उसको आप रोक के रखें, और जो उसका ग्राफ होता है, ये एक बार शुरू हो गई नी में, और ग्राफ को काफ़ी हम फ्लैट कर सकते हैं। और उसके सबसे बड़ा एज हमारे हाथ में नहीं है, एज तो हमारी बढ़ेगी, और एज बढ़ने के साथ साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं जिसको कि हम लोग नहीं करते हैं। डेली व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, और सबसे बड़ी चीज़ ओबेसिटी। कई बार कंट्रोवर्सी होती है कि भाई एज रिलेटेड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस किस चीज़ से होती है, उस पर डिबेट होती है। लेकिन एक चीज़ पे डिबेट नहीं होती है, वो ओबेसिटी। अगर आपका वेट ज़्यादा है और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और स्पेशली एक्सरसाइज में एक वॉक करना बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, नी की ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए, जो कि वॉक में एक एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, थाई मसल की स्ट्रेंथनिंग, जिसको हम क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं, उसको स्ट्रेंथन करना अलग से, अगर नी की कोई प्रॉब्लम है, टाइम देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्लस बाकी चीज़ें डॉक्टर उमा ने बताई, न्यूट्रिशन, अपना वेट मेंटेन करें, नियमित एक्सरसाइज करें, और स्पेशली जब नी की एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, थाई मसल को अच्छा स्ट्रॉन्ग अलग से टाइम दें, उसके लिए वो करें। जी, तो कार्यक्रम के शुरुआत में ही महत्वपूर्ण संदेश है कि व्यायाम करना है और आहार किस तरह का ले रहे हैं उस पर भी विशेष ध्यान देना है। डॉक्टर नरेंद्र, क्योंकि आर्थराइटिस को बढ़ती आयु का रोग ही माना जाता है, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो बच्चों को कितनी संभावना होती है किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस होने की, और किस प्रकार बच्चों में यदि आर्थराइटिस होता है तो बड़ों की अपेक्षा उनसे अलग लक्षण होते हैं, प्रभाव किस तरह से होता है? किरण जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। पहला तो ये इन जनरल एक मिथ है कि बच्चों में आर्थराइटिस या गठिया रोग नहीं होता। तो इसका जवाब ये है कि बच्चों को भी गठिया, या जिसे हम जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस कहते हैं, प्रभावित कर सकती है। ये कह के मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसका इलाज संभव नहीं है। ज़्यादातर लोगों में या बच्चों में, पेरेंट्स में ये चिंता का विषय हो जाता है कि अगर गठिया हो गया तो अब उन्हें आजीवन इसका समस्या का समाधान नहीं है कोई भी जी। तो लेकिन ऐसा नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग्स अवेलेबल हैं जिसके तहत हम इसका सही समय पे अगर इलाज किया जाए तो जॉइंट में कोई डैमेज नहीं होगा। या जैसा डॉक्टर चंद्रशेखर कह रहे थे कि जॉइंट, जब भी किसी को आर्थराइटिस होती है, हमारा उद्देश्य रहता है कि जॉइंट में डैमेज कम से कम हो, और उसका ग्राफ जो है हम जितना कम कर सकें उतना अच्छा है। तो देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में देयर आर लॉट्स ऑफ इफेक्टिव ड्रग्स जिसके तहत हम उसको सही समय पे शुरू करें तो इफेक्टिव इलाज संभव है। दूसरा, आपने पूछा कि जिस तरह बड़ों में आर्थराइटिस होती है या गठिया रोग होता है, उसके कंट्रास्ट में बच्चों में जो आर्थराइटिस होती है, जिसे हम जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस कहते हैं, वो एक बड़ा ग्रुप है और उसके अंदर डिफरेंट प्रकार की आर्थराइटिस होती है। ज़्यादातर बच्चों में कई बार कुछ सिस्टमिक फीचर्स जैसे बुखार, शरीर पे दाने आना, उस प्रकार की एक आर्थराइटिस भी हो सकती है जिसे हम सिस्टमिक ऑनसेट जीआईए कहते हैं। और इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द या सूजन कई बार समय के साथ आती है, शुरुआती समय में ये लक्षण नहीं हो सकते हैं। एक प्रकार का गठिया ये होता है। दूसरा गठिया जो हिंदुस्तान और इस परिप्रेक्ष्य में साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हमारे पास कॉमन होता है, उसको हम एंथेसाइटिस रिलेटेड आर्थराइटिस कहते हैं, या जिसे जुवेनाइल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें जोड़ों में दर्द के अलावा कमर में दर्द, एड़ी में दर्द, ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो ये कुछ कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस या जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस हैं जो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जी, शैलेंद्र दास भी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, जब किसी भी व्यक्ति के जोड़ों में सूजन आने लगती है या दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जोड़ों में जकड़न हो रही है, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो क्रिया करने से हिचकिचाता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, वॉक करना छोड़ देते हैं, और कुछ आसान विकल्प लगते हैं उनको कि मालिश करवा लीजिए, कोई ऑइंटमेंट ऊपर से लगाइए, या हॉट फर्मेंटेशन या कोल्ड फर्मेंटेशन भी की जाती है। इस तरह के जो विकल्प हैं, यदि जोड़ों में जकड़न और सूजन है, कितने प्रभावशाली हो सकते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं? क्या इनसे कोई राहत भी मिल सकती है? एक्सरसाइज करना ज़रूरी चाहिए।
सबसे पहली चीज़ है, जैसे लोग डर जाते हैं, दर्द से मालिश कराने लगते हैं, तो इसमें ये है कि मेरे ख्याल से आपको कोई भी मालिश वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी जो समय है आपका वो आप एक्सरसाइज के तरफ दीजिए। हर दिन 20 से 30 मिनट मान लीजिए निजी समय निकालनी है अपने एक्सरसाइज के लिए। जो गठिया है हमारा, वो जोड़ों मांसपेशियों में कमजोरी के साथ साथ उसमें जकड़न या फिर टेढ़ापन लाना शुरू करता है। ये जॉइंट या मांसपेशी तक सीमित नहीं रह के आपकी फेफड़े को, आपके जैसे हार्ट को या फिर आपके आँख में, किडनी में, कहीं पे भी अफेक्ट कर सकता है। तो इस दौरान आपका क्या होता है, जैसे निजी काम करने में आप थक जाते हो, आपको दर्द होता है, सूजन आ सकता है, तो एक्सरसाइज के दौरान हम क्या करते हैं, सबसे पहले चीज़ है जो उसकी मूवमेंट है, जोड़ों की जितनी मूवमेंट है वो हम बनाए रखते हैं। मांसपेशियों में, हड्डियों में जो ताकत है उसको बनाए रखने में मदद करता है। छोटी सी स्मॉल जैसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे नाक से सांस लेके मुंह से सांस छोड़ना, तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज है जो हम रोज़ करते हैं लेकिन उसे पता नहीं है। वो अगर हम करते रहे तो आपकी कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस जिसे हम बोलते हैं, जो फेफड़े और हार्ट की जो मांसपेशियों को सही तरीके से रखते हैं, तो उससे भी आपको कई मदद हो जाएगा। तो इससे आपकी क्या होती है, जो दिनचर्या, हम मेडिकल टर्म में उसमें उसको बोलते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, एडीएल। बेसिक एडीएल जो है वो आप सही तरह से कर सकते हैं। एंड जी, किस तरह की क्रियाएं की जा सकती हैं वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर उमा कुमार, आर्थराइटिस क्योंकि एक अम्ब्रेला टर्म है, किस तरह से बताना चाहेंगी अलग अलग प्रकार जो किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ जोड़ बल्कि शरीर के दूसरे अंग भी इससे प्रभावित होते हैं जब गठिया रोग यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात आती है। और कौन से प्रकार हैं और क्या जब किसी को आर्थराइटिस की शुरुआत होती है, आरंभिक लक्षण जो होते हैं, क्या आर्थराइटिस का प्रकार क्या है, उसके हिसाब से लक्षण भी अलग होते हैं या शुरुआती दौर में उसी तरह से सभी को प्रेजेंट करते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, गठिया के बहुत प्रकार होते हैं और लेकिन आम भाषा में हम गठिया कह देते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म्स में डिफरेंट बीमारियां होती हैं और उनकी वजह दूसरी होती है। तो जिसमें भी जोड़ों में दर्द हो रहा है या जो लक्षण आपने बताए, सूजन आ रही है, जकड़न हो रही है, तो उनके प्रकार जो होते हैं उसमें क्या है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। तो नॉन इन्फ्लेमेटरी डॉक्टर CS यादव ने बताया कि ऑस्टियो आर्थराइटिस वो एक प्रकार है जो उम्र रिलेटेड है, लेकिन हमारा जो फोकस होता है वो होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस पे, और उसकी जो वजह होती है उसमें एक इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा चिकनगुनिया में आर्थराइटिस हो जाती है, कोविड के दौरान आर्थराइटिस हुई, डेंगू में जॉइंट पेन हो जाता है, किसी को हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C है उसमें आर्थराइटिस हो जाती है। सेकेंड कैटेगरी आती है ऑटो इम्यून डिजीज़ की, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस की बीमारी जिसे SLE भी कहते हैं, और स्क्लेरोडर्मा, शोग्रेन सिंड्रोम, फिर वैस्कुलाइटिस जिसमें शरीर पे चकत्ते हो जाते हैं और जोड़ों में तकलीफ होती है। थर्ड कैटेगरी आ जाती है जिसमें मैलिग्नेंसी, कभी कभी जो कैंसर है, लिम्फोमास, ल्यूकीमियाज, वो प्रेजेंट आर्थराइटिस की तरह करते हैं लेकिन कुछ हफ्तों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर पता चलता है कि उनको कैंसर की प्रॉब्लम थी। चौथी कैटेगरी हो सकती है जहाँ पर उन्होंने कोई दवाई ली और दवाई की वजह से उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, बुखार आने लगा, जो कि मिमिक करता है ऑटो इम्यून डिजीज़ को। तो इस तरह से, और ये कहा भी जाता है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं जिसमें गठिया होती है वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, यानी कि दूसरे कॉजेज़ को हम एक्सक्लूड करके फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ की डायग्नोसिस करते हैं, क्योंकि जो मार्कर्स होते हैं वो डायग्नोस्टिक नहीं होते। जहाँ तक हम बात करते हैं लक्षणों की, तो ये जो बीमारियां हैं ये मल्टी सिस्टम होती हैं, यानी कि शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा जी। और उसमें आ जाता है जैसे लंग्स पे असर आया तो सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, ड्राई कॉफ हो सकता है, आँखों में सूखापन आ जाता है, मतलब आंसू बनने बंद हो सकते हैं, मुंह में ड्राइनेस आ जाती है, स्किन पे रैशेज़ आ जाते हैं, चाहे वो पैरों पे हो या शरीर के दूसरे हिस्सों पे हो, मुंह में छाले हो सकते हैं बहुत ज़्यादा रिकरेंट। 1-2 बार किसी को साल में हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बार बार हो रहे हैं तो ये मैनिफेस्टेशन आर्थराइटिस की हो सकती है। बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना या फिर लो ग्रेड फीवर होना जिसका कोई वजह नहीं मिल रही, या फिर बहुत फटीग होना कि थकान बहुत ज़्यादा रहती है और जोड़ों में दर्द रहता है। तो और इवन विमेन में रिकरेंट अबॉर्शन का भी एक कॉज एक प्रकार का गठिया हो सकता है, जिसे एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम कह देते हैं जी। यदि इस प्रकार के लक्षण या जटिलताएं हो रही हैं तो कैसे पता किया जाए कि ये आर्थराइटिस है या कोई और रोग, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। और एक बार ये तय हो जाता है कि आर्थराइटिस रोग है
तो उपचार और प्रबंधन के क्या विकल्प हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। हम जल्द लौटते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आर्थराइटिस के विषय में हम बात कर रहे हैं। किस तरह की समस्याएं और लक्षण हो सकते हैं, ये हमने जाना है विशेषज्ञों से। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। दीपक जी का ईमेल है, डॉक्टर CS यादव आपके लिए जानना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी को पहले से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या हो, क्योंकि जॉइंट्स भी डैमेज होते हैं, तो क्या ऐसी अवस्था में ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना बढ़ जाती है? और साथ ही एक कॉलर है फिलहाल हमारे साथ, विवेक तिवारी जी हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? ये जानना चाहते हैं कि जब भी उकड़ू बैठ के फिर से स्टैंड अप की पोजीशन में आते हैं तो अपने जो जॉइंट रहते हैं नीज वाले, इनमें बार बार कोई नस ऐसी खिंच जाती है जिसके कारण फिर बहुत स्वेलिंग आ जाती है जॉइंट में और चलने में भी परेशानी होती है। तो मेरा सवाल है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज इंडिया की हैं, उनमें ये आर्थराइटिस की गठिया वाली जो समस्या है बहुत देखी गई, तो इसके कुछ इलाज और निवारण चाहता हूँ। जी डॉक्टर CS यादव, जो इनके सवाल का पहला भाग था वो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बैठ के जैसे उठते हैं तो नस खिंच जाती है, क्या उसका संबंध था आर्थराइटिस से? ये बहुत अच्छा सवाल है इनका, और मैं उसको पहले बताना भूल गया। जैसे ओबेसिटी मैंने बताया था कि ये डेफिनेटली ऑस्टियोआर्थराइटिस को इनवाइट करता है। सेम एज अगर आपको अपने हिंदुस्तानी कंटेक्स्ट में उकड़ू बैठना बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है, बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन जब एक स्टेज आ जाती है, जब आपका वेट बढ़ जाता है, एज बढ़ जाता है, आपको उकड़ू बैठने में नीचे प्रॉब्लम होने लगे, फिर वो जैसे ये बता रहे हैं, ये इंडिकेटर होता है कि अब आप बंद कर दो, थोड़ा सा ऊपर बैठ के थोड़ा उकड़ू पोस्चर को, बॉडीफाइड उकड़ू वो शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहेगी और भी जो सारे फैक्टर्स होते हैं उनको भी एड्रेस करने की जरूरत है। जी, और एक जो ईमेल था डॉक्टर यादव के, क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या किसी अन्य प्रकार की आर्थराइटिस से यदि जोड़ों में प्रभाव हो रहा है तो क्या ऐसी स्थिति में एज रिलेटेड या डीजेनरेटिव आर्थराइटिस की संभावना बढ़ जाएगी? हाँ, डेफिनेटली। देखो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस, दोनों काम एक ही करते हैं, कार्टिलेज को डैमेज करते हैं। कार्टिलेज, जैसे कि आपने बहुत अच्छा कवर किया था शुरू के वीडियो में जी, दो जॉइंट, हड्डी के दोनों एंड्स पे जॉइंट बनता है, दो हड्डियां मिलते हैं, उनके एंड्स पे एक अच्छी चिकनी लेयर होती है, काफ़ी थिक होती है। रूमेटॉइड में वो बहुत तेज़ी से ख़राब होती है, बहुत तेज़ी से जाती है, इसलिए तुरंत रूमेटोलॉजी का ड्रग ट्रीटमेंट ज़रूरत है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो धीमे धीमे जाती है, तो दोनों ही में होता एक ही चीज़ है। जब आपको रूमेटॉइड हो रहा है तो अल्टीमेटली कार्टिलेज जाएगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है अल्टीमेटली कार्टिलेज जाएगी। रूमेटॉइड में मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेडिसिन कम इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी मेडिसिन है, मोर ऑफ फार्मा ड्रिवन है। इसमें लाइफ स्टाइल और वेट ठीक रखना, कुछ और चीज़ें हैं जो कि अब फ्री का इलाज है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक्सरसाइज दोनों आर्थराइटिस के लिए ज़रूरी है, रोमेटॉइड हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस
किसी भी टाइप की अर्थराइटिस में कम नहीं होती। जी, एक्सरसाइज का विशेष महत्व है, व्यायाम करना नहीं छोड़ना है, लेकिन किस तरह से किया जाना चाहिए वो भी विशेषज्ञ से ही जानना जरूरी है, ये आपको बताएंगे। डॉक्टर उमा कुमार, विवेक जी का जो दूसरा प्रश्न था कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स की फीमेल्स हैं, यंग फीमेल्स हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जो है क्या इसका खतरा बढ़ता है, कैसे इसकी संभावना को कम किया जा सकता है? देखिए, प्रेगनेंसी से आर्थराइटिस हो जाएगी ये बात सच नहीं है, लेकिन अगर किसी को आर्थराइटिस है या कोई ऑटो इम्यून इलनेस है तो प्रेगनेंसी के दौरान उसके कोर्स पर असर पड़ता है। कुछ लोगों में कुछ बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसे ल्यूपस की बीमारी अगर किसी को है तो वर्सन हो जाती है। पोस्टपार्टम पीरियड में यानी कि डिलीवरी के बाद देखा यह गया है कि कभी कभी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है, यानी कि हो सकता था मरीज को गठिया होने वाला था और वो पोस्टपार्टम पीरियड में मैनिफेस्ट कर गया आर्थराइटिस के साथ में। या फिर विमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसको अबॉर्शन, जैसे मैंने बात किया था, रिकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं तो उनके टेस्ट कराए गए और उसमें पाया गया कि कुछ ऑटो एंटीबॉडी पॉजिटिव थे जो कि फीटस को वाइबल नहीं होने दे रहे, यानी कि वो यूट्रस में डेथ हो जाती है बच्चे की। तो ये सारी चीज़ें होती है और इसके अलावा ये ज़रूरी ये हो जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी दवाएं बंद नहीं होती हैं आर्थराइटिस की, वो मॉडिफाई हो जाती हैं जो कि फीटस या बेबी फ्रेंडली होती हैं और मदर फ्रेंडली ड्रग्स होती हैं। तो इसीलिए हमेशा ये एडवाइस की जाती है कि अगर किसी को किसी भी प्रकार का गठिया है, जहाँ पर हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए जिससे कि उसका आउटकम अच्छा रहे। जी डॉक्टर नरेंद्र, जब बच्चों में आर्थराइटिस का प्रभाव होता है क्योंकि उनके सामने एक लंबा जीवन है, एक तो रोग का प्रभाव, साथ ही जब इलाज चलता है कई प्रकार की दवाएं आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, किस तरह से सावधानी रखी जानी चाहिए और कौन सी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर जॉइंट्स में किसी प्रकार की क्षति होती है तो बच्चों का आने वाला पूरा जीवन भी प्रभावित हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, पर इससे पहले मैं एक बार दोबारा इस बात पे इम्पोर्टेंस देना चाहूँगा, जैसा कि प्रोफेसर उमा ने बताया जी, जो 4 कैटेगरीज आर्थराइटिस की बताई वह सारी की सारी कैटेगरीज बच्चों में भी हो सकती हैं। उसके अलावा कई बार माता पिता, एक कॉमन कंडीशन होती है, इसको हम बेनाइन नॉक्टर्नल पेन ऑफ चाइल्डहुड कहते हैं, जो जिसमें यूजुअली बच्चे बताएंगे रात के समय या शाम के समय जिस दिन ज़्यादा खेल लेते हैं उस समय दर्द हो रहा है, लेकिन वो दर्द केवल जोड़ों में ना रह के पूरे पैर में रहता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो गठिया नहीं है। डॉक्टर नरेंद्र, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सारे बच्चों को होते हैं और कई दूसरी कंडीशंस की वजह से भी हो सकते हैं। ऐसे में जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर विशेषज्ञ के पास आते हैं, कितना जटिल होता है इस बात को पता लगाना कि वाकई ये आर्थराइटिस का प्रभाव है या किसी डेफिशिएंसी या दूसरी अवस्था की वजह से लक्षण आ रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आर्थराइटिस, जैसा आपने शुरू के वीडियो में दिखाया, आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ में सूजन आना, जोड़ के मूवमेंट में प्रॉब्लम होना। अगर ये सारे लक्षण हैं तो हम आर्थराइटिस के बारे में सोचेंगे। अगर जोड़ के अलावा पूरे पैर में दर्द है तो वो यूजुअली आर्थराइटिस नहीं होगा, और उसे हम, जैसा मैंने बताया, कॉमन कंडीशन खास तौर से बढ़ते बच्चों में 6-8 साल के बच्चों के अंदर से हम बेनाइन नॉक्टर्नल पेन ऑफ चाइल्डहुड कहते हैं। यूजुअली बेनाइन कंडीशन है जिसका नाम ही बेनाइन नॉक्टर्नल पेन है, और यूजुअली शाम के समय जिस दिन बच्चा ज़्यादा खेल ले रहा है उस समय दिक्कत हो रही है और सिंपल मसाज या पेन किलर से ठीक हो जाता है। उसके अलावा कई बार विटामिन डी डिफिशिएंसी या उसकी वजह से भी कई बार वेग एक्स और पेन्स की समस्याएं होती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैं कहूँगा। उसके अलावा जो मैडम ने बताई 4 कैटेगरीज वो सारी होती हैं, और जब भी आर्थराइटिस हो मुझे लगता है कि ब्रॉडर टर्म में उसमें हमें ध्यान ये देना चाहिए कि कौन सी आर्थराइटिस ऐसी है जो जोड़ को तुरंत खराब कर देगी, और वो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े। जिसे हम कहते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस, एक आर्थराइटिस है जो जोड़ को विदिन 24 to 48 आवर्स के अंदर डैमेज कर सकती है। लेकिन सेप्टिक आर्थराइटिस में यूजुअली जो भी पेशेंट होगा बहुत तेज बुखार, जोड़ों पे लाली के साथ और तेज दर्द के साथ में आएगा। सो उस कंडीशन को डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और एक बार ये पता चल जाए कि आर्थराइटिस का कौन सा प्रकार है तो इलाज के क्या विकल्प हैं, ये विशेषज्ञों से जानेंगे। उससे पहले एक कॉलर हैं आजमगढ़ से, फोन लाइन पर मिस्टर कुमार हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत आपका कुमार साहब, सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते। हम कह रहे हैं डॉक्टर चिकित्सा कब तक खाने, दवा कब तक खानी पड़ती है बीमारी में? कौन सी आर्थराइटिस बता रहे हैं? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। जी डॉक्टर उमा कुमार। यस
जी डॉक्टर उमा कुमार, क्या एडवाइस करना चाहेंगी? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में दवा कब तक खानी पड़ती है, ये इनका सवाल था। साथ ही किस तरह से प्रेजेंट और किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं वो भी बता दें। हाँ देखिए, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो एक ओल्डर टर्म है। आज के टाइम में हम स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस कह देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो मरीज की रीढ़ की हड्डी है वो एंकाइलोज हो जाए, यानी कि वो वर्टिब्री फ्यूज़ हो जाए और बिल्कुल मूवमेंट ख़त्म हो जाए। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें होता ये है कि जो यंग मेल है लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज, उसमें कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, और वो दर्द इनएक्टिविटी के बाद, यानी कि जब वो आराम कर रहा होता है, बहुत देर तक लेट लिया, बहुत देर तक बैठ लिया, तब दर्द शुरू होता है। और जब वो एक्टिविटी करता है तो वो दर्द में आराम मिलता है, यानी कि सुबह के टाइम प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, दोपहर आते आते तक दर्द थोड़ा कम हो जाता है, और रात में करवट बदलते पे भी मरीज को प्रॉब्लम आ सकती है। और इसमें जो इलाज किया जाता है उसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का रोल आता है। अक्सर हम कहते हैं कि पेन किलर्स आर प्लेन किलर्स, लेकिन इस बीमारी में जो दर्द की दवाइयाँ दी जाती हैं वो इंडिकेटेड हैं फॉर सम टाइम, फ्यू वीक्स। अगर उनका रिस्पांस आ जाता है तो उनको धीरे धीरे करके फिर बंद कर देते हैं। अगर रिस्पांस नहीं आता तो सेकेंड लाइन ड्रग्स देते हैं, जिसमें बायोलॉजिक्स आते हैं, और आजकल टारगेटेड सिंथेटिक डीमार्ट्स, यानी कि जिनमें जैक इनहिबिटर्स कह देते हैं, वो ओरल दवाइयाँ हैं, कम महंगी हैं, वो दी जाती हैं, और इनका इफ़ेक्ट अच्छा आता है मरीजों में। लेकिन ये सारी दवाइयाँ जानना ज़रूरी है, प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद दी जाती हैं। पर्टिकुलरली ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्क्रीन करते हैं, क्योंकि इन दवाइयों को देने के बाद ट्यूबरक्लोसिस का रीएक्टिवेट होना देखा गया है। जी, और इसीलिए आवश्यक है कि यदि आपको लग रहा है कि जोड़ों में समस्या हो रही है तो खुद ही बिना डॉक्टर के परामर्श के पेन किलर्स ना खाते रहें, क्योंकि इससे जटिलता भी हो सकती है और आपकी समस्या बढ़ भी सकती है। किस तरह की क्रियाएं आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं आर्थराइटिस की स्थिति में, ये भी जानेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई आइडियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, आइडियल मंडूसी की हार। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आर्थराइटिस का प्रभाव, इसका प्रबंधन और इलाज, इस विषय पर आज हम कर रहे हैं बात। विशेषज्ञों ने बताया है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि जोड़ों में जकड़न, सूजन या समस्या आ रही है तब भी क्रियाएं बंद न की जाएं, और विशेष प्रकार के व्यायाम या एक्सरसाइजेज आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं ऐसी अवस्था में। हमारे साथ शैलेंद्री दास हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या सही तरीका होना चाहिए कोई भी क्रिया करने का, विशेष तौर पर यदि जोड़ों में समस्या हो रही है। शैलेंद्री जी, कौन सी एक्सरसाइजेस बताना चाहेंगी जो आर्थराइटिस के रोगियों में यदि जकड़न है, स्वेलिंग है या दर्द है तब भी उपयोगी हो सकती है और जोड़ की जो गतिशीलता है उसको बनाए रखने में लाभकारी सिद्ध हो सकती है? जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें सबसे ज़्यादा जो जोड़ों का नुकसान होता है वो है हमारी स्मॉल जॉइंट्स, जैसे हमारे फिंगर्स हो गए, रिस्ट हो गए, हाथों को वो जनरली नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले चीज़ अहम जो व्यायाम है, हमें हाथों को बचानी चाहिए, वो बचाता भी है। उसका सबसे पहले एक्सरसाइज जैसे थोड़ा आगे, हाथ को इस पोजीशन पे रखिए, उसको धीरे धीरे से, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट फिस्ट, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे हुक फिस्ट, उंगली को इस तरह से हुक के शेप में बनानी है। उसके बाद है फुल फिस्ट, उंगली को पूरी तरह से लेके इस तरह से जोड़ने की कोशिश करनी है। इससे 10 से 15 सेकेंड होल्ड करना है, फिर आपको वापस उसी पोजीशन पे लेनी है।
ये सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी हाथों के जोड़ों को बचाने के लिए। उसमें और भी जोड़े मतलब जैसे इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें कंधा हो जाता है। मान लीजिए कि कंधे में कोई भी परेशानी है तो कंधे की हम मूवमेंट कर सकते हैं, जो उसकी मूवमेंट है हाथों की सीधा रख के जितनी रेंज तक जा रही है उतना तक करना है। जहाँ से दर्द आए वहाँ से फिर वापस आ जानी है। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि दर्द के साथ हमें एक्सरसाइज को बढ़ाना नहीं है। जहाँ से दर्द है वो आपकी वार्निंग पॉइंट है, वो आपकी स्टॉप पॉइंट है, लेकिन दर्द है तो एक्सरसाइज नहीं करना, ये गलत है। हम आपको अगर दर्द है तो आप हमारे पास आइए, हम आपको बता सकते हैं कहाँ कौन से रेंज तक हम मूवमेंट कर सकते हैं, कौन से तक नहीं कर सकते हैं। जी डॉक्टर CS यादव, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास हैं। एक पुष्पा शर्मा जी का ईमेल है, वो ये कह रहे हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है, साथ ही इनको इस्केमिक स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस हो गया था, अभी इन्हें चलने में समस्या है। क्या ऐसी स्थिति में जब जोड़ भी प्रभावित है, पैरालिसिस भी हुआ है, उसका भी प्रभाव है, क्या इनको फिर से बिना किसी सपोर्ट के चलने की स्थिति आ सकती है? किस तरह से सहायक हो सकती हैं एक्सरसाइजेस, और क्या ये संभावित हो सकता है, संभव हो सकता है कि फिर से ये उसी प्रकार चलना शुरू कर दें? देखिए, स्ट्रोक के लिए भी एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, और एग्ज़ामिन करने के बाद, एक्सरे के बाद देखा जाएगा कि डिसेबिलिटी कितनी ज़्यादा अर्थराइटिस इटसेल्फ इसकी वजह से है। अगर लगता है कि स्ट्रोक रिकवर कर गया है, खासकर क्वाड्रिसेप्स मसल जो मैंने बताया, वो नेचुरल जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए भी ज़रूरी है, जिससे अर्थराइटिस ना हो। इवन आर्टिफिशियल जॉइंट जो हम डालते हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, उस मसल को हम देखते हैं। अगर स्ट्रोक के बाद वो मसल स्ट्रॉन्ग है, रिकवर कर गई है, और एक्सरे में देखने के बाद और पेशेंट से बात करने के बाद हमें क्लियर आइडिया लग जाता है कि हाँ, इनकी अब डिसेबिलिटी अर्थराइटिस की वजह से नहीं है, अर्थराइटिस की वजह से है, ना कि स्ट्रोक की वजह से। तो और वो लेट स्टेज में फिर अल्टीमेटली जॉइंट रिप्लेसमेंट ही करना होता है। अर्ली स्टेज में स्टेज 1-2 बचा के रखो नेचुरल जॉइंट को, उसके लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अपना, जैसे बताया गया, फिटनेस, एक्सरसाइज, वेट कम करना। लेट स्टेज है तो फिर डेफिनेटली जॉइंट रिप्लेसमेंट पेशेंट की लाइफ बदल देता है, अगर ठीक से किया जाए। इसमें सर्जन्स का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जी, लेकिन क्या आपको उसकी आवश्यकता है या नहीं, ये अपने विशेषज्ञ से परामर्श लीजिए, उसी से ये तय हो पाएगा कि कितनी रिकवरी हो सकती है और इस स्थिति में किस तरह से इलाज होना चाहिए। डॉक्टर नरेंद्र बागरी, बच्चों में जब इलाज की बात आती है, स्टेरॉइड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं और कई तरह की ड्रग्स हैं, कई तरह की दवाएं हैं जो बच्चों में भी उपयोग की जाती हैं अगर आर्थराइटिस की अवस्था हो। ऐसे में क्या दवाओं का प्रभाव भी बच्चों के विकास पर या उनके जीवन की गुणवत्ता पर हो सकता है? कितनी इम्पोर्टेंस होती है कि एक क्लोज फॉलोअप में ही विशेषज्ञ के परामर्श के अनुसार ही किस डोज में दवा लेनी है, कब तक लेनी है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए और दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स को भी कम से कम किया जा सके। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा प्रोफेसर उमा कुमार बता रहे थे कि आर्थराइटिस जब भी होती है तो एक इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है और उसमें जोड़ों के अलावा और अंगों पे भी असर पड़ता है। और इसके तहत एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बच्चों में पर्टिकुलरली एक टाइप की आर्थराइटिस होती है जिसे हम ओलिगो आर्टिकुलर जीआईए कहते हैं, और उसमें आँख की रोशनी जाने का भी खतरा रहता है, जिसे हम यूवीआइटिस कहते हैं। तो इसलिए एक तो रेगुलर यूवीआइटिस की स्क्रीनिंग करानी है। अब आए हम उपचार और ड्रग्स और जो साइड इफ़ेक्ट की आपने बात करी है, तो जो ड्रग्स बड़ों में यूज़ होते हैं वही मोटे तौर पे बच्चों में भी यूज़ होते हैं। बच्चों के ग्रोथ पे प्रभाव दो चीज़ों से पड़ सकता है। एक तो ऑनगोइंग इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस अगर चलते रहेगा, उसको हम दवाओं से कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो भी इफेक्ट करेगा ग्रोथ पे। और दूसरा जो स्टेरॉइड्स आपने बोला, स्टेरॉइड्स एक पार्ट है ड्रग्स का, दूसरा ड्रग्स होते हैं एनासिड्स, तीसरे होते हैं कन्वेंशनल बायोलॉजिकल ड्रग्स, चौथे बायोलॉजिकल ड्रग्स, और पांचवे जो मैम ने बताया सिंथेटिक डिमार्ट्स, जिसे हम आजकल कहते हैं जैक इनहिबिटर्स। सो स्टेरॉइड्स की बात करें, स्टेरॉइड से असर बहुत तुरंत आता है, लेकिन पर्टिकुलरली बच्चों में इसमें ग्रोथ में लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ सकता है। हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, ग्रोथ सही नहीं होगी। उसके अलावा स्टेरॉइड्स आप सर से लेके पैर तक शरीर के हर अंग पे दुष्प्रभाव क्रिएट कर सकता है। तो स्टेरॉइड्स को जब भी लें, मैं दर्शकों से ये बताना चाहूँगा कि उसको सेल्फ मेडिकेट कभी भी ना करें, पहला चीज़। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म ऑफ यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स जो हैं ज़्यादातर
प्रकार के जो बच्चों में गठिया होते हैं उसमें हम कहते हैं कि उसको कम से कम डोज में कम से कम समय के लिए डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही लें। जी डॉक्टर उमा कुमार, क्योंकि इलाज लंबा चलता है, क्या और दूसरी अवस्थाएं हैं जिनकी संभावना किसी भी गठिया के रोगी को हो सकती है, ये आपसे जान लेंगे। उससे पहले एक कॉलर है, मिस सिंह है हमारे साथ फोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं। बहुत स्वागत मिस सिंह, क्या जानना चाहती हैं आप? जी मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मेरे घुटनों में दर्द रहता है मैम, सूजन है। जी आपकी उम्र कितनी है? 50 के आसपास। 50 के आसपास। डॉक्टर यादव, क्या ये बढ़ती उम्र का प्रभाव हो सकता है? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली फीमेल है, 50 के आसपास एज है, ये मोस्ट लाइकली ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी सूजन आती है, ऐसा नहीं है खाली रोमेटॉइड में, इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस में आती है। और इवन ऑस्टियोआर्थराइटिस में सटल इन्फ्लेमेशन भी होता है, बहुत माइल्डर फॉर्म। जब हम जॉइंट को ऑपरेट करते हैं, जॉइंट हम जब डालते हैं तो देखते हैं कि वो जॉइंट भी जो है जो रोमेटॉइड में होता है उससे काफ़ी मिलता जुलता कई बार पाया जाता है। काफ़ी साइनोवियम झिल्ली रेड कलर की होती है, बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होती है, तो ये मोस्ट लाइकली ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अर्ली स्टेज है तो इसका इलाज आपको खुद करना है, दवाइयों में ज़्यादा कुछ नहीं होता है इस अर्थराइटिस के लिए, और खाली दवाई लिख दी जाती हैं उससे नहीं होगा। जो और चीज़ें हैं, वेट कम करना, नियमित एक्सरसाइज करना, स्पेशल टारगेटेड एक्सरसाइज करना, लाइफ स्टाइल चेंज करना जिससे प्रॉब्लम होने लगी है उसको अवॉइड करना, तो ये 4-5 चीज़ें अर्ली स्टेज के लिए। लेट में फिर आप डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। जी, इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। जो बात हम कर रहे थे डॉक्टर उमा कुमार की, क्योंकि जीवन भर चलने वाली अवस्था है, इसका क्योर नहीं है, मैनेज हो सकती है, कहीं ना कहीं जटिलताओं की संभावना को कम किया जा सकता है। पहली बात, कितना आवश्यक है कि अर्ली डिटेक्शन हो, और लाइफ लॉन्ग में कौन सी दूसरी अवस्थाएं हैं या जटिलताएं हैं, वैस्कुलाइटिस की स्थिति की भी बात होती है, जिनकी संभावना व्यक्ति को हो सकती है और किस तरह से उसके लिए सतर्क रहना चाहिए। देखिए, जो ये बीमारियां होती हैं रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें ये गठिया की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है। एक, क्योंकि गठिया में इन्फ्लेमेशन है, यानी कि शरीर में सूजन की स्थिति है। दूसरा, सूजन की स्थिति को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो जो सूजन की स्थिति गठिया में होती है उसकी वजह से बहुत सारे बीमारी हो जाते हैं जिसको हम कोमॉर्बिडिटीज़ कह देते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अर्ली हार्ट डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसको कह देते हैं, स्ट्रोक है, ऑस्टियोपोरोसिस। उमा कुमार माफ़ कीजिए, यहाँ रोक रही हूँ आपको। एक अनूप सिंह जी का सवाल था, वो ये पूछ रहे थे कि अगर जिसको डायबिटीज़ है क्या उसको भी ऑटो इम्यून डिजीज़, विशेष रूप से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात की है, क्या इसकी संभावना हो सकती है? इज देयर अ कोरिलेशन? और अगर डायबिटीज़ ऑटो इम्यूनिटी की वजह से है, जो कि एक नोन फैक्टर है ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज़ का, तो उनमें दूसरे ऑटो इम्यून डिजीज़ होने की संभावना 20 से 30% बढ़ जाती है। लेकिन डायबिटीज़ वालों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है और सोचना भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, डायबिटीज़ में पर से जॉइंट पर असर आता है, क्योंकि जो डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें जो हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो ग्लाइकेटेड हो जाते हैं, यानी कि जो शुगर बढ़ी हुई है उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म में वो टिश्यूज़ टफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उंगलियां चलाने में, काम करने में दर्द होता है, स्टिफनेस आ जाती है, सूजन हो जाती है। डायबिटीज़ में नसों पे असर आता है जिसे न्यूरोपैथी कह देते हैं। न्यूरोपैथी की वजह से जॉइंट की एक कंडीशन होती है जो डैमेज हो जाते हैं जॉइंट, उसको चारकोट्स आर्थ्रोपैथी कह देते हैं। तो अगर डायबिटीज़ है और आर्थराइटिस हो रही है साथ में, तो डायबिटीज़ से कोरिलेट करके देखना पहले ज़रूरी है, उसके बाद दूसरे कंडीशंस के लिए इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जी, टोटल हेल्थ में आर्थराइटिस के विषय में हम बात कर रहे हैं, इलाज के विकल्प हमने जाने हैं, जानकारी का ये सिलसिला जारी रखेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना, और अगर आपके आटे को भी मिले तो
गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना, आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आर्थराइटिस रोग का प्रभाव जब होता है तो कैसे व्यक्ति को सहयोग दिया जा सकता है, ये हम बता रहे हैं। विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं कि इलाज की क्या भूमिका होती है। साथ ही जब व्यक्ति को छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी क्रियाएं करने में समस्या आने लगे तो कुछ असिस्टिव डिवाइसेस भी ऐसे में उपयोगी हो सकती हैं। शैलेंद्र जी, किस तरह की असिस्टेड डिवाइसेस हैं जो किसी आर्थराइटिस के रोगी को सहयोग दे सकती हैं दैनिक कार्यों को करने में और उनको सुगम बनाने में? आर्थराइटिस में हमने सबसे पहले देखा था कि हाथों में जो टेढ़ापन आता है उसके वजह से आपकी दिनचर्या में जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, बटन्स लगाना या फिर एक कंघी करना, ये सारे चीज़ें में समस्या आ जाती है। उसको छोड़ के पूरे शरीर में भी आ सकता है। लेकिन छोटे छोटे चीज़ें जो सबसे हाथ हमारी सबसे फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी माना जाता है, तो उसके वजह से हम देखते हैं कि जो हाथों से हम कर सकते हैं और थोड़ी सी असिस्टिव डिवाइस की मदद से हम अपने दिनचर्या करते हैं। मान लीजिए कि इनको खाने में कोई परेशानी है जिन लोगों को, तो उसमें ये छोटी सी चीज़ है जिसे हम यूनिवर्सल कफ के तरह इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप स्पून या फिर फॉर्क कुछ भी डाल के, हाथों में टेढ़ापन की वजह से उनकी पूरी मुट्ठी नहीं बन पाती है और वो निबाला भी तोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए इस पे इस तरह से अगर हम कुछ छोटा सा मॉडिफिकेशन कर दें और उनको प्लेट में कुछ खाना रख दिया जाए, वो आराम से अपना खाना खा सकते हैं। ये तो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसमें पैसे भी नहीं लगते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मरीज़ हैं उनको बहुत फ़ायदे होते हैं। अब अगर हमारे कोई जोड़ों में जैसे कंधा है या बड़े जोड़े हैं जिसके वजह से आपको रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, आप अपनी कंघी तक, सिर तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो, अपने कपड़े तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई सामान उठानी है, तो उसके लिए ये हम एक रीचर रखे हैं जिसे हम दूर के चीज़ को कहीं पे भी बैठे, कोई भी मूवमेंट जैसे आपको ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हाँ, इसके सहारे हम उठा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई सामान अपने सेल्फ में कपबोर्ड में रखा है और आपको पहुंच नहीं है, आपके कंधे पे कोई मूवमेंट नहीं है या फिर आपकी जोड़ में कोई मूवमेंट नहीं है, तो उस पर क्या करना चाहिए हमें? इस तरह से हम मान लीजिए कि कोई चीज़ को आपको पकड़ाने की ज़रूरत है, आप अब ले सकते हैं। इस तरह से वो कोई सेल्फ से या फिर ज़मीन से जी उठा सकते हैं। ये तो एक दूसरी चीज़ हुई। इस तरह से कई सारे सामान हैं जी, लेकिन हम जैसे पानी पीने के लिए नॉर्मली लोगों को हाथों में वही तकलीफ आ गया है, हाथों से पानी उठता नहीं है, मुट्ठी पकड़ नहीं हो पा रही है, मुट्ठी बंद नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए एक नॉर्मल जैसे हम इसके बनावटे से हम इसको अपनी ग्रास्प की, जैसे पेन पकड़ा नहीं जा रहा है या फिर ये जो 3 जॉ चौक है इसे हम बोलते हैं, पिंच नहीं बन पा रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के अगर कोई एक छोटी सी डिवाइस बना दे और उनको बोले कि आप अपने से पानी पी लीजिए, तो वो दिन के जो अपने काम हैं वो आराम से कर सकते हैं और इसके सहारे वो पानी पी सकते हैं। जी, तो बहुत ही प्रभावशाली तरीके हैं जो ऐसे रोगियों के लिए जिनके जोड़ों में ज़्यादा समस्या है और वो अपनी दिनचर्या को ठीक से नहीं कर पाते, कार्य नहीं कर पाते, उनके लिए काफ़ी उपयोगी और लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। डॉक्टर CS यादव, जब भी रोग जो है बढ़ जाता है, जटिलताएं बढ़ती हैं, क्योंकि आपने कहा कि जॉइंट डैमेज होने लगता है, क्या विकल्प होते हैं जोड़ों को ठीक करने के, और क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट से पहले भी कुछ अवस्थाएं हैं जिसमें करेक्टिव सर्जरीज उपयोगी हो सकती हैं? हाँ, बेसिकली अर्ली स्टेज मैंने बताया, और जो नेचुरल जॉइंट को बचा के रखनी चाहिए। अगर
कार्टिलेज आपकी ठीक है, जॉइंट टेढ़ा पड़ गया है ना, उस कई बार पेनफुल कंडीशन होती है, कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं टेंडन के, मसल के, लिगामेंट्स के, तो उस केस में आपको बिल्कुल आइडिया क्लियर लग जाता है ये कार्टिलेज की वजह से नहीं है। उन केसेस में सॉफ्ट टिश्यू करेक्टिव सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब कार्टिलेज डैमेज हो गई है और ख़ासकर स्टेज 3-4 में, और आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग काफ़ी अफेक्टेड है और आपकी एज थोड़ी सी मैटर करती है, 50 के ऊपर है, तो फिर आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट ही करना होता है। और जॉइंट रिप्लेसमेंट मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, ये हाईली सक्सेसफुल सर्जरी है, पेशेंट की ज़िंदगी बदल जाती है प्रोवाइडेड डन प्रॉपरली। इसमें जो फेलियर होते हैं बिकॉज ऑफ सर्जिकल एरर्स ज़्यादा होते हैं, जॉइंट इटसेल्फ फेल नहीं होता है। जॉइंट की फील्ड ने पूरी दुनिया को चेंज किया है जी। इसलिए पूरे दुनिया में जॉइंट की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। कई बार लोग कहते हैं नहीं वो पहले से भी कम चल पाऊंगा, ये जब होता है जब आप ठीक से नहीं करते हो जॉइंट रिप्लेसमेंट, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, रेयरली कोई और भी वजह हो सकती है। जी डॉक्टर उमा कुमार, किस तरह से ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि इस रोग के साथ जो जटिलताएं हैं वो कम से कम रहे और जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो बनी रहे? क्योंकि एक विशियस साइकिल है, जैसे जैसे समस्या बढ़ती है क्रियाएं कम होने लगती हैं, क्रियाएं कम होने लगती हैं तो मनोबल गिरता है और उसके बाद जो व्यक्ति है वो प्रयास भी नहीं करता। जी देखिए, जटिलताओं को कम करने के लिए ज़रूरी है कि डिजीज़ को अर्ली डायग्नोज किया जाए जहाँ पर उन ऑर्गन्स का इरिवर्सिबल डैमेज नहीं हुआ है। तो अर्ली डायग्नोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके लिए ज़रूरी है कि मरीज़ डॉक्टर के पास जाए और जैसा हम हमेशा कहते हैं या तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाए, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिजिशियन के पास जाए। दूसरी चीज़, उसको जो दवाएं लिखी जा रही हैं वो दवाएं लगातार ले, ऐसा ना सोचे कि इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हम नहीं लेंगे, लेट द डॉक्टर डिसाइड। थर्ड थिंग होता है कि अपनी कुछ मॉनिटरिंग होती है जो इंटरमिटेंटली हम करते हैं और पेशेंट को करने के लिए बोलते हैं, उसको सीरियसली लें। और ये इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और फिज़िकल एक्टिविटी की तो हम बात कर ही रहे हैं जो कि कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो इससे हम काफ़ी हद तक जो कोमॉर्बिडिटीज़ है उससे मरीज़ को बचा सकते हैं और मरीज़ खुद बच सकते हैं। जी, तो आवश्यक है कि इस रोग का सही प्रबंधन किया जाए और कुछ सावधानियां रखी जाएं जिससे जो लक्षण हैं वो नियंत्रित रहें, जटिलताओं की संभावना कम हो। टोटल हेल्थ में आर्थराइटिस के विषय में हम बात कर रहे हैं। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई आइडियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, आइडियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आर्थराइटिस के विषय में हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर नरेंद्र बागरी, डॉक्टर उमा कुमार, डॉक्टर चंद्रशेखर यादव। विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेते हैं, कुछ भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। सबसे पहला सवाल डॉक्टर नरेंद्र आपसे, बहुत से लोग ये मानते हैं कि आर्थराइटिस रोग वृद्धावस्था का रोग है, इसलिए बच्चों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये एक भ्रांति है, बच्चों को भी गठिया रोग हो सकता है। डॉक्टर उमा कुमार, क्या ये रोग सिर्फ जोड़ों को ही प्रभावित करता है? नहीं, गठिया मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट करता है, तो इसमें बहुत सारे शरीर के अंग प्रभावित हो सकते हैं।
डॉक्टर यादव, क्या आर्थराइटिस का प्रभाव सभी रोगियों में एक जैसा होता है? नहीं, डिफरेंट होता है। डॉक्टर नरेंद्र, क्या ये एक फैमिलियल कंडीशन है, यानी आनुवंशिक रोग है? अगर एक फैमिली में हो तभी हो सकता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक को हुआ तो दूसरे को भी होगा। डॉक्टर उमा कुमार, क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन गर्भावस्था में जटिलताओं या गर्भपात के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है? इस प्रकार के लक्षण आ सकते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में गर्भपात नहीं होता, नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, लेकिन बीमारी घट या बढ़ जरूर सकती है। जी डॉक्टर यादव, क्या जोड़ में अगर कोई चोट लग जाती है उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की संभावना हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर फ्रैक्चर जॉइंट के अंदर चला गया है। जी डॉक्टर नरेंद्र, बहुत से लोग ये मानते हैं कि यदि बच्चे में इस तरह की अवस्था है तो उसमें इलाज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी वो खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर बच्चे को गठिया है तो सही समय पे इलाज शुरू कराना है, ताकि उसका पूरा जीवन और उसके जोड़ सुरक्षित रहें। डॉक्टर उमा कुमार, क्या हर जोड़ों का दर्द या जकड़न आर्थराइटिस है? बिल्कुल नहीं, जोड़ों के दर्द के बहुत प्रकार हो सकते हैं, हर जोड़ का दर्द आर्थराइटिस नहीं होता। डॉक्टर यादव, अगर किसी का जोड़ क्षति हो जाए, उसमें डैमेज हो जाए, तो सर्जरी के लिए ऑप्ट करना होता है। क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक सही सर्जन का चुनाव या अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग? सही सर्जन, सर्जिकल स्किल्स को कोई भी टेक्नोलॉजी आज तक सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाई। टेक्नोलॉजी आई हैं, गई हैं बड़े टावरिंग क्लेम के साथ, लेकिन सब किसी का ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर नरेंद्र, क्या आर्थराइटिस रोग के प्रभाव के साथ साथ दवाओं का प्रभाव भी बच्चों के जीवन को प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर हम सही समय पे रेगुलर डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ मिलें तो इस प्रभाव को हम कम से कम कर सकते हैं, और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। डॉक्टर उमा कुमार, यदि जोड़ में स्वेलिंग है, जकड़न है या सूजन के साथ दर्द है, तो क्या ऐसे में हॉट फर्मेंटेशन करना या कोल्ड कंप्रेशन करना, मसाज करना, इस तरह की तकनीकें उपयोगी हो सकती हैं? जोड़ में अगर सूजन है तो कोल्ड कंप्रेशन एडवाइजेबल है। गर्म चीज़ जो है वो दूसरी गर्म चीज़ से कम नहीं होती यूजुअली। जी डॉक्टर यादव, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर ऐसे में एक्सरसाइज की तो जोड़ को और भी अधिक क्षति हो जाएगी, इसलिए एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए। हाँ, एक्यूट फेज में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत दर्द है तो एक्सरसाइज कंटिन्यू करना चाहिए। जी डॉक्टर नरेंद्र, यदि बच्चे में आर्थराइटिस रोग का प्रभाव है तो वो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, खेल कूद नहीं सकते, बहुत से लोगों का मानना है। ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि मेरे डॉक्टर चंद्रशेखर और रोमा ने बताया कि साथ में अगर गठिया है तो जितना संभव है उतनी एक्सरसाइजेस बच्चों को भी करनी है। जी डॉक्टर उमा कुमार, मूली खाना, कुल्थ की दाल खाना, दही खाना, क्या इस तरह की चीजें गठिया की संभावना और उसकी समस्या को बढ़ा सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं, खाने का ध्यान रखना चाहिए, और कुछ बीमारी जैसे गाउटी आर्थराइटिस है, सिर्फ उसी में हम कुछ फूड्स का रेस्ट्रिक्शन बताते हैं, बाकी बीमारियों में नहीं। डॉक्टर CS यादव, यदि आर्थराइटिस के रोगी जॉइंट रिप्लेसमेंट करा रहे हैं तो उससे किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, कितना सुधार हो सकता है? लाइफ बदल जाती है, टेढ़ापन खत्म हो जाता है, चलने से आप आज़ाद हो जाते हैं। डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी, क्या बच्चों में अगर लक्षण है तो सर्दियों के मौसम में इसकी स्थिति और जटिलता बढ़ सकती है? यूजुअली सारी रोमैटिक कंडीशंस में कोल्ड एक्सपोजर या ठंड के दौरान ये समस्याएं बढ़ती हैं, तो इसलिए हमें एहतियात ठंड के मौसम में ज़्यादा रखनी चाहिए। डॉक्टर उमा कुमार, बहुत से लोग ये मानते हैं क्योंकि आर्थराइटिस रोग लंबा चलता है तो इसमें कोई इमरजेंसी नहीं हो सकती। नहीं, गठिया में बहुत सारी इमरजेंसीज हो सकती हैं, और इतनी हो सकती है कि आपकी ऑर्गन कम्प्लीटली डैमेज हो जाए विद इन आवर्स एंड डेज। जी डॉक्टर CS यादव, क्या आर्थराइटिस की स्थिति के खतरे को कम किया जा सकता है? प्रॉपर लाइफ स्टाइल से और जल्दी से, जैसे रूमेटॉयडल वाली जो आर्थराइटिस है, अर्ली ट्रीटमेंट से। डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी, क्या महत्व होता है वैक्सीनेशन का बच्चों में आर्थराइटिस से बचाव के लिए, और साथ ही क्या आप बताना चाहेंगे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पर? बच्चों को अगर गठिया होता है तो अमूमन पेरेंट्स जो हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल को डिले कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वैक्सीनेशन एज पर शेड्यूल अपने फिजिशियन के कंसल्टेशन के साथ में ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया, इन दवाओं से इन्फेक्शन का भी रिस्क बढ़ता है। राइट, एक वाक्य में डॉक्टर उमा कुमार क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी, गठिया और बीमारी की तरह ही लें, और इसका इलाज पूरी तरह संभव है।
बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर नरेंद्र बागरी, डॉक्टर उमा कुमार, डॉक्टर CS यादव और शैलेंद्री दास। आप सभी को विस्तार से विशेषज्ञ ने बताया है कि किस तरह का प्रबंधन आर्थराइटिस को नियंत्रित रखने में संभव कर सकता है, उसमें सहयोगी हो सकता है, और साथ ही ये भी कि किस तरह की जीवन शैली आप में आर्थराइटिस की संभावना को कम कर सकती है। कहा जाता है किसी भी रोग से बचाव के लिए सतर्कता आवश्यक है और जीवन शैली में बदलाव आवश्यक है रोगों को दूर रखने के लिए। इसलिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, क्रियाशील रहिए। स्वस्थ जीवन शैली में सही आहार और व्यायाम विशेष रूप से महत्व रखते हैं। टोटल हेल्थ प्राप्त करनी है तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। टोटल हेल्थ में स्वास्थ्य संबंधित जानकारी का सिलसिला हम ऐसे ही जारी रखेंगे। लौटेंगे अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।